नमस्ते सदावत सलीम मातृभूमि जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में जबरदस्त इजाफा हुआ है और ये अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। पिछले 9 सालों में देश का डिफेंस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड 23 गुना बढ़ा है। 2013 से 14 में भारत का रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए था। ये साल 2022 से 23 में बढ़कर 16,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आंकड़े बताते हैं कि वैश्विक स्तर पर भारत रक्षा सामग्री निर्माण में अपनी भूमिका लगातार बढ़ा रहा है। फिलहाल भारत 85 से अधिक देशों को रक्षा यानी कि डिफेंस इक्विपमेंट्स को निर्यात कर रहा है। इसके साथ ही देश की 100 से ज्यादा फर्म अपने रक्षा उत्पादों का दुनिया भर में निर्यात कर रही है। इनमें से एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, मिसाइल, आर्टिलरी गन, पिनाका रॉकेट लॉन्चर और डॉर्नियर जैसे कई हथियार शामिल हैं। भारत सरकार का लक्ष्य है कि साल 2025 के अंत तक 35,000 करोड़ रुपए के सालाना रक्षा निर्यात के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत सरकार तीनों सेनाओं के बीच इंटीग्रेशन और सामंजस्यता को बढ़ाने की कोशिशें कर रही है। इस बीच ये निर्णय लिया गया है कि भविष्य में होने वाले किसी भी युद्धाभ्यास में तीनों सशस्त्र बल शामिल होंगे। इस संबंध में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने निर्देश जारी किए हैं। रक्षा अधिकारियों की तरफ से बताया गया है कि वर्तमान में किसी सशस्त्र बल के द्वारा व्यक्तिगत रूप से किए जाने वाले अभ्यासों में केवल उनके जवान और हथियार शामिल होते हैं, लेकिन अब से किसी भी युद्ध अभ्यास में तीनों सेनाओं के तत्वों को शामिल किया जाएगा। और दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये थिएटर कमांड की तरफ एक कदम भारत सरकार का माना जा सकता है। रक्षा अधिकारियों ने यह भी कहा कि इस निर्णय के बाद पहले बड़े अभ्यास वायु शक्ति अभ्यास की योजना भारतीय वायुसेना के द्वारा बनाई जा रही है, जिसे अगले साल आयोजित किया जाएगा। अभी तक वायु शक्ति अभ्यास में केवल भारतीय वायुसेना के जवान शामिल होते थे, लेकिन अब इनमें भारतीय सेना और भारतीय नौसेना के घटक भी शामिल होंगे। यानी कि दोस्तों थिएटर कमांड के गठन पर यह चर्चा की जा रही है। सीडीएस अनिल चौहान थिएटर कमांड के निर्माण की दिशा में पहले से ही कार्य कर रहे हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आप सब जानते हैं कि मार्च 2022 में एक ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर हो गई थी। मिसफायर होने के बाद ये मिसाइल 125 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पाकिस्तान के ईस्टर्न पंजाब में जाकर गिरी। इस मामले में केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि गलती से ब्रह्मोस लड़ाकू मिसाइल दागे जाने से पड़ोसी देश के साथ संबंध प्रभावित हुए और सरकारी खजाने को करीबन 24 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने कोर्ट में इंडियन एयरफोर्स के 3 विंग कमांडरों की बर्खास्तगी को सही ठहराया। बता दें कि बर्खास्तगी के खिलाफ विंग कमांडर अभिनव शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। विंग कमांडर अभिनव शर्मा की बर्खास्तगी के खिलाफ सरकार ने कहा कि अधिकारियों को कोर्ट मार्शल के दौरान पूरी सुविधाएं दी गई और उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए पूरा समय दिया गया। अपनी याचिका में अभिनव शर्मा ने कहा कि उन्हें सिर्फ रखरखाव की ट्रेनिंग दी गई थी, उन्हें ऑपरेशनल ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। उन्होंने अपनी ड्यूटी अच्छे से की और ऑपरेशन को नियंत्रित करने वाली सभी कॉम्बैट एसओपीज का पालन किया था। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत ने एक बार फिर से नॉटम वार्निंग जारी की है 1 से लेकर 2 जून 2023 के बीच और इसका डेजिग्नेटेड एरिया 700 किलोमीटर का है। कहा जा रहा है कि इस दौरान परले टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया जा सकता है। बाकायदा इसके लिए डीआरडीओ को भारतीय सेना और वायुसेना से 370 मिसाइलों के ऑर्डर भी मिल चुके हैं। कहा जा रहा है कि जो फाइनल फेज का टेस्ट होगा परले मिसाइल का, इस दौरान वैज्ञानिक इससे वैल्यूएबल टारगेट का मूल्यांकन करेंगे और इसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को एश्योर करेंगे। उसके बाद ही इसे आर्म फोर्सेस को दिया जाएगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों कोचिन शिपयार्ड एक महत्वाकांक्षी ऑटोनॉमस सरफेस वेसल यानी कि ASV पायलट प्रोजेक्ट को शुरू कर रहा है और ये महत्वपूर्ण कदम भारत को मैरीटाइम टेक्नोलॉजी में एक अलग स्तर पर ले जाएगा। दरअसल कोचिन शिपयार्ड एक स्वदेशी रूप से IRS क्लास अप्रूव्ड स्केलेबल सॉल्यूशन को विकसित करती है जो कमर्शियल और रक्षा उपयोग के मामलों दोनों को पूरा करता है। मेड इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड की दृष्टि से ये पहली तकनीक इनोवेशन, आत्मनिर्भरता, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। ये जो ASV पायलट प्रोजेक्ट है, इसका उद्देश्य अत्याधुनिक ऑटोनॉमस जहाजों को विकसित करना है जो कि अलग अलग मैरीटाइम सिनेरियोज में प्रभावी ढंग से काम कर सके। उन्नत तकनीकों और स्वदेशी विशेषज्ञता का लाभ उठाकर कोचिन शिपयार्ड एक स्केलेबल सॉल्यूशन बनाने का प्रयास कर रहा है जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों को भी पूरा करता है। चलिए बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत के तेजस को रिजेक्ट करने के बाद अब मलेशिया ने कोरियाई एरोस्पेस इंडस्ट्री से FA-50M विमान के लिए समझौता कर दिया है। दोस्तों कोरियाई एरोस्पेस इंडस्ट्री ने रॉयल मलेशियाई वायुसेना को FA-50M लीड इन फाइटर ट्रेनर्स लाइट फाइटर्स की 18 यूनिट की आपूर्ति के लिए 830.3 मिलियन का सौदा हासिल किया है। इस खरीद समझौते पर 24 फरवरी को हस्ताक्षर किए गए थे। आपको बता दें कि इस FA-50 एयरक्राफ्ट में एडवांस फीचर्स होंगे जिसमें कि फैंटम स्ट्राइक आईसा रडार जिसे कि रैथॉन ने बनाया है वो इसमें लगाया जाएगा।
जो कि मलेशियाई एयर डिफेंस क्षमताओं को बढ़ाएगा। साथ ही साथ दोस्तों इस एयरक्राफ्ट में फैंटम स्ट्राइक आईएसआर रडार तो लगा ही होगा, जिसका उपयोग कोरियाई वायुसेना के द्वारा भी किया जाता है। दोस्तों FA-50 ब्लॉक 20 वेरिएंट में कई विशेषताएं शामिल है, जिनमें कि एक एरियल रिफ्यूलिंग प्रोब है, कन्फर्मल फ्यूल टैंक, रडार क्षमता और ये मीडियम रेंज की एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को दाग सकता है। पहला FA-50 एयरक्राफ्ट अक्टूबर 2026 तक मलेशिया को मिलेगा और बाकी के एयरक्राफ्ट 2027 तक मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर कोरियाई एरोस्पेस इंडस्ट्री की जो स्पीड है विमानों को बनाने की, वो भी देख लीजिए। उन्होंने 2023 से 2028 तक पोलैंड को 48 FA-50 प्रदान किए थे, जो कि इनकी तेजी को दर्शाता है। दोस्तों जापान की एयर डिफेंस मिसाइलें इस समय हाई अलर्ट पर हैं। पूरे जापान में रडार से आसमान की निगरानी की जा रही है। लोगों को भी सतर्क रहने की चेतावनी तक दे डाली गई है। टोक्यो से लेकर क्योटो तक जापान की सेना अलर्ट है। दरअसल ये तैयारियां 31 मई से 11 जून के बीच उत्तर कोरिया के सैटेलाइट प्रक्षेपण की जानकारी मिलने के बाद की गई है। जापान ने कसम खाई है कि अगर उसके क्षेत्र को खतरा पैदा हुआ तो वो किसी भी सैटेलाइट मिसाइल या रॉकेट को पलक झपकते मार गिराएगा। पिछले एक साल के अंदर उत्तर कोरिया ने कई मिसाइलों के परीक्षण किए, जिसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है। इसमें से कम 4 मिसाइलें जापान के ऊपर से गुजरी हैं। परमाणु शक्ति से संपन्न उत्तर कोरिया का दावा है कि उसने अपना पहला सैन्य जासूसी सैटेलाइट बना लिया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने इस सैटेलाइट को लॉन्च करने की अंतिम मंजूरी दे दी है। इस बीच जापानी रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि टोक्यो को उम्मीद है कि उत्तर कोरिया जापान के दक्षिण पश्चिमी द्वीप के ऊपर से अपने सैटेलाइट को ले जाने वाले रॉकेट को दागेगा, जैसा कि उसने 2016 में किया था। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि उत्तर कोरिया का नया सैटेलाइट गुप्त निगरानी टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य युद्ध के दौरान लक्ष्यों को मारने की क्षमता में सुधार करना है। जापान के रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि अगर हमारे इलाके में कोई भी बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल घुसी तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा। जापान उत्तर कोरिया की मिसाइल को नष्ट करने के लिए अपनी स्टैंडर्ड मिसाइल 3 SM-3 या पैट्रियट मिसाइल PC-3 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम अमेरिकी हथियार है। यूक्रेन ने हाल ही में इसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए रशिया की सबसे तेज उड़ने वाली मिसाइल किंजल को भी मार गिराया था। इस मिसाइल सिस्टम के रडार 400 किलोमीटर दूर तक आसमान को स्कैन कर सकते हैं। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भी कहा है कि उत्तर कोरिया का कोई भी मिसाइल लॉन्च संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का गंभीर उल्लंघन होगा। उनके कार्यालय ने ट्वीट करके कहा कि हम उत्तर कोरिया से लॉन्चिंग से बचने का आग्रह करते हैं। जापान ने यह भी कहा है कि वो लॉन्च से संबंधित जानकारी इकट्ठा करने और उसका विश्लेषण करने के लिए सब कुछ करेगा। उसने अमेरिका और दक्षिण कोरिया समेत अन्य मित्र देशों के साथ डेटा शेयर करने की भी बात बताई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों इजरायली सेना ने आयरन डोम यानी कि सी डोम का सफल परीक्षण किया। इसका उद्देश्य समुद्र में इजराइल के हितों की रक्षा करना है। इजरायली सेना ने घोषणा की कि उसने समुद्र में प्राकृतिक गैस बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए डिजाइन किए गए अपने SAR-6 मैगन नौसैनिक जहाज पर परीक्षणों की एक श्रृंखला आयोजित की। ये परीक्षण इजराइल की सरकारी डिफेंस कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के द्वारा आयोजित की गई थी। आयरन डोम दुनिया का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसका इस्तेमाल रॉकेट, मिसाइल और मोर्टार को मार गिराने के लिए किया जाता है। दरअसल जिस सी डोम का परीक्षण किया गया था वो आयरन डोम का नौसैनिक वेरिएंट है। इजरायली सेना के बयान के अनुसार इन परीक्षणों के दौरान रॉकेट और क्रूज मिसाइलों के अलावा ड्रोन हमलों को भी नाकाम बनाने का अभ्यास किया गया। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।